तो जैसा कि हमने देखा कि भारत आते ही, जब वो भारत मैक्सिको से लौट के आते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट से जुड़ते हैं, उसके बाद जब भारत लौट के आते हैं तो उनको कानपुर कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो जेल के अंदर ही इनके पास बहुत से आइडियाज़ आते हैं जो इनको कम्युनिज्म से दूर ले जाते हैं, जिसमें कहा जाता है बियॉन्ड कम्युनिज्म, कि कम्युनिज्म से भी आगे जो साम्यवाद है, साम्यवाद के आगे की चीज़ सोच रहे हैं। ये साम्यवाद को इन्होंने तमाम सारे जो राष्ट्रवादी चिंतन या दूसरे जो आध्यात्मिक चिंतन या उससे पहले के जो क्रांतिकारी चिंतन था उससे ऊंची चीज़ मानी और मार्क्सवाद की तरफ जुड़ते हैं। मार्क्सवाद का जो आइडिया साम्यवाद का है, मार्क्सवाद का आइडिया में अगर हम देखें तो समाजवाद भी है, साम्यवाद भी है। तो साम्यवादी आइडिया से भी आगे जाने की उनमें भी उनको कमियां नज़र आती हैं। जब वो 5 साल, लगभग 6 साल जेल में रहते हैं, उसमें से 5 साल वो रिगरस पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, हर तरह का लिटरेचर पढ़ते हैं, हर तरह की सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं और लिखते भी हैं। जो उनका पूरा थीसिस है वो काफ़ी पार्ट्स में है, जिसको हम डिस्कस करेंगे बाद में कि किस पार्ट में किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है। तो वो जो है वहाँ से इनका आइडिया, उनको लगता है कि मार्क्सवाद या साम्यवाद से भी कुछ अच्छे आइडिया हैं, जिसमें साम्यवाद में जो कमियां रह गई हैं उसको किस तरह से दूर किया जाए। और वहाँ से ही जो आइडिया है टुवर्ड्स, तरफ कह सकते हैं, जिस तरफ किस तरफ जाते हैं, नव मानवतावाद। मानवतावाद कोई नई थ्योरी नहीं थी, क्योंकि मानवतावाद तो जब से मनुष्य बना है उसके अंदर एक मानवतावाद की थ्योरी है। और हर धार्मिक थ्योरी में मानवतावाद होता है। तो चाहे वो गांधी जी की थ्योरी हो या दूसरे लोगों की थ्योरी हो, उसमें मानवतावाद का एक पुट रहता है। और मानवतावाद चाहे वो यूरोपियन थिंकर्स हों, चाहे अफ्रीकन थिंकर्स हों, या किसी भी, हर जगह पे मानवतावाद एक बेसिक प्रिंसिपल रहा है। तो मानवतावाद के बारे में कहना कोई बड़ी नई चीज़ नहीं थी। लेकिन जो इन्होंने मानवतावाद का एक साइंटिफिक अप्रोच निकाला कि किस तरह से साइंटिफिक चीज़ें मिला के, मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिला के, जो मार्क्सवाद की जो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है, भौतिकवादी फिलॉसफी है, उसका जो दर्शन है, साथ ही साथ वैज्ञानिक दर्शन को मिला के ये नव मानवतावाद को मिला के, तीनों को मिला के नव मानवतावाद का एक नया जो प्रिंसिपल या सिद्धांत ले आते हैं। जैसा कि अब हम फैक्चुअल चीज़ों में अगर हम देखें तो इमीडिएटली आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम जेल ऑन 20th November 1936 रॉय ज्वाइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये 1936 में मानवतावाद की तरफ आए। 1936 में जो है, ये जब जेल से रिहा होते हैं तो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े नाम नेहरू या गांधी जी, पटेल, इस तरह के बड़े नाम जो काफ़ी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय भारत की जो स्वतंत्रता आंदोलन था, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप बन चुका था या उसका पर्याय बन चुका था कि बेसिकली जो लड़ाई आज़ादी के लिए लड़ी जा रही है वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम कांग्रेस के नाम से आज भी जानते हैं, उस समय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जा रहा है। और वो उसी के अम्ब्रेला, उसी छतरी के नीचे सारे तरह के, हर तरह के लोग उससे जुड़े हुए थे और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। और कहीं ना कहीं ये गांधी जी का या कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी, अब कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ ये अच्छाई थी कि उसमें तमाम तरह के ध्रुव, जो पोल्स थे, वो एक साथ आते थे। चाहे वो रेडिकल पोल हों, जो क्रांतिकारी लोग थे, जो वो भी इसी के अंदर थे, उसमें जो लेफ्टिस्ट थे वो भी इसके अंदर आते थे, जो राइट विंग के समझते थे, जो हिंदुज़म की बात कर रहे हैं, वो लोग भी उसके अंदर एक बड़ा तबका होता था। तो इस तरह का एक जो अम्ब्रेला बना हुआ था, उसमें एम.एन. रॉय को ये लगता है कि उनका भी स्पेस है, क्योंकि और वो सोचते हैं कि कांग्रेस के अंदर रह के कांग्रेस का एक नई विचारधारा, नए तरीके से कांग्रेस को बिल्ड करने की कोशिश भी करते हैं। और उस कोशिश के तहत अगर हम देखें तो ही ऑर्गेनाइज अ लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन। हमने बताया कि इसमें हर तरह के लोग होते थे। अब रेडिकल कांग्रेसमैन बनाने का, कि क्रांतिकारी कांग्रेसमैन, कि पहले क्रांतिकारी नहीं थे या उसमें से कम लोग क्रांतिकारी थे, तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करके जो ये सोच रहे थे, क्रांतिकारी होने का मतलब सिर्फ वायलेंट होने का मतलब आइडिया नहीं था,
इनका आइडिया था जो चेंजेस से रिलेटेड हो, बदलाव जो तेजी से चाहते हों। कांग्रेस के अंदर कुछ लोगों का जो आइडिया था वो सिर्फ इतना था कि आज़ादी मिले, लेकिन उसी समय जो रेडिकल लोग थे उनका आइडिया सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, ये जो चीज़ें थी इन पे भी था कि कैसी सोसाइटी बनेगी, कैसी इकोनॉमी होगी, पॉलिटिकल माहौल कैसा होगा, कि आज़ादी तो मिल जाएगी, उस आज़ादी के बाद कौन रूल करेगा, कैसे रूल चलेगा, डेमोक्रेटिक होगा, वो डेमोक्रेसी भी कैसी होगी, पीपल्स डेमोक्रेसी होगी या लिबरल डेमोक्रेसी होगी। इन सब चीज़ों पे बात करने वाले लोग कांग्रेस में बहुत ज़्यादा नहीं थे। एक आइडिया जो था भारत की आज़ादी वो तो था, उससे हजारों लाखों लोग जुड़े हुए थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को सिर्फ उतने से ही मतलब था। तो इस तरह के लोगों को ये कांग्रेस के अंदर ट्रेन करते हैं, यूनाइट करने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक तरफ आ जाएं, जिससे कि कांग्रेस की जो नई पॉलिसी बनेगी उस पॉलिसीज़ के अंदर जो सोशल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो फ्रेमवर्क है वो हम डिसाइड कर पाएँ। और वो फ्रेमवर्क जो सोशल था वो बराबरी का था, इकोनॉमिक में बराबरी का था, जिसमें वो पूरी तरह से जो पूंजीवाद था उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। पॉलिटिकल में भी ये जो डेमोक्रेसी की बात आती है वो डेमोक्रेसी मेजॉरिटोरियन ना हो जाए, इस तरह की बातें करते हैं कि ये कहीं सिर्फ बहुसंख्यकवाद की ना रह जाए। वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, इन लोगों को कैसे रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ये चीज़ें भी देखना जरूरी था। तो सामाजिक रूप से बदलाव क्या क्या आने चाहिए, क्योंकि उन्होंने अलग अलग देशों के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व किया था और उसी के साथ साथ वो सोवियत यूनियन के भी आइडिया को देख चुके थे। सोवियत यूनियन में साम्यवाद आ चुका था। पहली बार जो हमने बात की है पहले भी कि लेनिन की अगुवाई में एक समाजवादी क्रांति होती है। अब समाजवादी क्रांति जब होती है तो वो पूरी दुनिया के लिए यूटोपिया थी। यूटोपिया का मतलब एक आदर्श लोक, जहाँ पे अभी तक ये बातें सिर्फ इन प्रिंसिपल या सैद्धांतिक रूप से मार्क्स ने बोली थी। अब वो बराबरी का जो कॉन्सेप्ट था, जो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट था कि सबको बराबर होगा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होगा, किसी को भी उस काम के बेसिस पे अलग अलग पेमेंट नहीं मिलेगी, सबका काम बराबर है, इस तरह का आइडिया, और वो फाइनली प्रूव भी हो जाता है और रेवोल्यूशन के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करता है। लेकिन उसके बावजूद भी उस आइडियाज़ में बहुत से कमियां रह जाती हैं। एक अलग तरह का सोशल सिस्टम बन जाता है जिसमें पार्टी के जो लोग, इकोनॉमिकली तो सब लोग बराबर हो जाते हैं, लेकिन जो लोग पार्टी के होते हैं उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है, उनकी सोशल प्रेस्टीज जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, और जो पार्टी में नहीं हैं उनकी जो सोशल प्रेस्टीज है वो कम हो गई, या उनके जो दूसरे आइडियाज़ थे उन पे उतनी महत्ता नहीं मिलती थी। जो पार्टी के लोग हैं, जैसे रिलीजियस आइडिया जो होते हैं कि रिलीजन को कितनी स्वतंत्रता मिलेगी ये कौन डिसाइड करेगा, ये पार्टी के लोग डिसाइड करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ चीज़ों जो पर्सनल चीज़ें हैं, जो दूसरे आइडियाज़ हैं जो पार्टी के आइडियाज़ से अलग हैं, उस पर क्या होगा वो एक फेल्यूर मानते हैं कि समाज भी ज़रूरी है, सिर्फ पॉलिटिक्स या इकोनॉमी ही बराबर हो। पॉलिटिकली आप इक्वल कर सकते हैं, इकोनॉमिकली आप इक्वल फोर्सफुली कर देते हैं। सामाजिक चीज़ों को इक्वल करने के लिए हमको एक मेंटल रेवोल्यूशन की ज़रूरत होती है, मानसिक क्रांति की ज़रूरत होती है, जिसमें लोग भी ये समझे कि हम दोनों बराबर हैं। आज के समय में भी अब हम देख सकते हैं कि बहुत से लोग आर्थिक रूप से, महिला और पुरुष अगर सेम जॉब में हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि महिलाएं और पुरुष में पुरुष की सुपीरियरिटी आ जाती है। कि हम देखते हैं कि तमाम तरह से लोग जो है, या कास्ट सिस्टम में भी देखें, सेम जॉब में होने के बावजूद जो अपर कास्ट है उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, जो लोअर कास्ट है उसको कम रिस्पेक्ट मिल रही है। तो ये कह रहे हैं कि ये तो मानसिक क्रांति के थ्रू ही ठीक होगा, ना कि सिर्फ आर्थिक और पॉलिटिकल, क्योंकि दोनों चीज़ें हमारे हैं। कि ऐसा नहीं कह सकते कि आप वुमेन है तो आपको कम पैसे मिलेंगे, मैन है तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, या फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि वुमेन है तो आपके वोट का राइट कम है, मैन है तो वोटिंग राइट। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक बराबरी तो हो सकती है, लेकिन मानसिक रूप से ये समझना कि औरत और आदमी बराबर हैं, ये मानसिक रेवोल्यूशन ज़रूरत है। तो ये कहते हैं कि ये ज़रूरी है, और ये आइडियाज़ कहाँ से आ रहे हैं? सोवियत यूनियन के ऑब्जर्वेशन से, कि सोवियत यूनियन को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें अभी नहीं